Hello students, we are going to start with the systemic pathology with a promise that I will try to deliver you the best possible for your university exam as well as for the PG entrance। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या होती है सिस्टमिक पैथोलॉजी। तो जैसा कि आप जानते हैं आपका बॉडी या बॉडी का आपकी का कोई ऑर्गन अगर ये नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है तो नॉर्मल फंक्शन की जो स्टडी होती है उसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपका बॉडी या आपकी बॉडी का ऑर्गन एबनॉर्मली फंक्शन करे, कहने का मतलब आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, एबनॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इस चीज की स्टडी जो होती है वो पैथोलॉजी कहलाती है। अब पैथोलॉजी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो हमारी होगी जनरल पैथोलॉजी और दूसरी होती है हमारी सिस्टमिक पैथोलॉजी। जब आपकी फुल बॉडी कंप्लीट बॉडी में एबनॉर्मल फंक्शन देखने को मिले और अगर आप इसकी स्टडी करें तो ये कहलाएगी जनरल पैथोलॉजी। या आपकी बॉडी के कई सारे सिस्टम, मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम, आपकी बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम में एबनॉर्मलिटी दिखे, आपके मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम सही से फंक्शन ना करें, तो इस चीज की स्टडी क्या कहलाएगी? जनरल पैथोलॉजी कहलाएगी। लेकिन आप अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन, अगर आप किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गन या एक ऑर्गन सिस्टम की एबनॉर्मलिटी को डिस्कस करेंगे तो उसको हम बोलेंगे सिस्टमिक पैथोलॉजी। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर आपकी किडनी है और आपकी किडनी अगर नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो इसको हम बोलेंगे रिनाल फिजियोलॉजी। क्या बोलेंगे? रिनाल फिजियोलॉजी। लेकिन वहीं अगर आपकी किडनी एबनॉर्मल फंक्शन करने लग जाए तो हम इसको बोलेंगे रिनाल पैथोलॉजी। क्या बोलेंगे? रिनाल पैथोलॉजी। अब रिनाल पैथोलॉजी में आपने एक ऑर्गन लिया है ना, या फिर एक सिस्टम लिया है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, तो एक सिस्टम या एक ऑर्गन की स्टडी अगर जो होती है वो सिस्टमिक पैथोलॉजी में काउंट होगी। तो अगर आप रिनाल फिजियोलॉजी की बात करें तो ये सिस्टमिक पैथोलॉजी है। तो हम सिस्टमिक पैथोलॉजी को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो भी कंटेंट हमारा रहेगा वो मोस्टली फ्रॉम रॉबिन्स से रहेगा, ठीक है। आज के टॉपिक में इस लेक्चर से हम हेमेटोलॉजी के साथ स्टार्टिंग करेंगे, यानी हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनकी पैथोलॉजी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स जो होते हैं, बोन मैरो वगैरह, थाइमस, लिम्फ नोड्स, इन सब के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे हेमेटोलॉजी। सो आज का टॉपिक है हमारा हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे बोन मैरो के बेसिक्स के बारे में, और बोन मैरो के अंदर कैसे हेमेटोपोइसिस होती है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हेमेटोलॉजी क्या होती है, पहले वो समझिए कि क्या होती है हेमेटोलॉजी। देखो, ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड की स्टडी और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन की स्टडी। आई रिपीट अगेन, ब्लड की स्टडी और ब्लड को बनाने वाले ऑर्गन की स्टडी, साथ ही साथ ब्लड से रिलेटेड डिसीजेस और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन से रिलेटेड डिसीजेस, इन सारी चीजों की जो स्टडी होती है वो हेमेटोलॉजी कहलाती है। आई रिपीट अगेन, ब्लड की स्टडी, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन की स्टडी और इन दोनों से होने वाले रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इनकी स्टडी, ये सब कुछ मिला के क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। हेमेटोलॉजी को अदर टर्म्स में हम हेमेटोपैथोलॉजी या हीमोपैथोलॉजी भी बोलते हैं। अब देखो, इसमें ये वाला जो पार्ट है, स्टडी ऑफ ब्लड और स्टडी ऑफ ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, ये हम फिजियोलॉजी में पढ़ के आए हैं, फर्स्ट ईयर में ब्लड फिजियोलॉजी में पढ़ के आए हैं। इस चैप्टर में मैं थोड़ा क्विक रिव्यू दूंगा उसका, और कुछ जो पैथोलॉजी की नई बातें वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हेमेटोलॉजी में आता है स्टडी ऑफ ब्लड। तो ब्लड के बारे में जान लेते हैं। ब्लड क्या होता है? एक रेड कलर का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे वस्कुलर सिस्टम में फ्लो करता है, सर्कुलेट करता है। वस्कुलर सिस्टम मतलब हमारी ब्लड वेजल्स में क्या करता है? फ्लो करता है। तो ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे वस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेजल्स में सर्कुलेट करता है, फ्लो करता है। हमने इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा ब्लड को? क्योंकि इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू वाली प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? ब्लड भी मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है, कनेक्टिव टिश्यू भी मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू होने की तीन शर्तें होती हैं कि टिश्यू मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होना चाहिए, वेरियस बॉडी पार्ट को कनेक्ट करना चाहिए, और इसके अंदर कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होने चाहिए लाइक सेल्स, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। ब्लड ये सारी शर्तें पूरी करता है, इसलिए ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब ब्लड के फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो ब्लड के फॉर्मेशन की बात करें तो ब्लड के फॉर्मेशन को, मैच्योरेशन को और डेवलपमेंट को हम बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। सो हेमेटोपोइसिस इज द फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लड एंड ब्लड सेल्स। होता कहां है? इट हैपेंस इन द बोन मैरो, बट बोन मैरो में तो एडल्ट स्टेज में होता है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ले जाना बताना चाहता हूं एम्ब्रियोनिक कंडीशन से। तो मान लीजिए आप मदर के यूट्रस में थे, वेदर यू आर अ मेल और फीमेल। जब आप मदर के यूट्रस में थे तो एट द थर्ड वीक में आपका हेमेटोपोइसिस स्टार्ट होता है। और कौन करता है? स्टेम सेल्स करती हैं। ये स्टेम सेल्स कहां प्रेजेंट होती हैं? यॉर्क सैक में प्रेजेंट होती हैं, मेसोडर्म ऑफ ऑल्टा में प्रेजेंट होती हैं, गोनेट्स एंड मेसोनेफ्रॉन में प्रेजेंट होती हैं। तो इन बॉडी पार्ट्स में जो आपकी स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एट द टाइम ऑफ थर्ड वीक दे स्टार्ट्स हेमेटोपोइसिस, दे स्टार्ट ब्लड फॉर्मेशन। बट एट द टाइम ऑफ थर्ड मंथ ये जो सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स, इन सारे ऑर्गन से माइग्रेट कर जाती हैं, और माइग्रेट करके कहां चली जाती हैं? इन द लिवर, स्प्लीन एंड द लिम्फ नोड। तो फ्रॉम थर्ड मंथ टू फोर्थ मंथ ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके लिवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड में होता है।
एट द टाइम ऑफ फोर्थ मंथ ये जो सेल्स होती हैं ये इन ऑर्गन से भी माइग्रेट करके कहां चली जाती हैं, इन योर बोन मैरो। आपकी बोन्स के अंदर जो बोन मैरो होता है उस बोन मैरो में जाके ये क्या करती हैं, सेटल हो जाती हैं। और बोन मैरो इसके बाद इनका क्या होता है, परमानेंट हाउस हो जाता है। बात समझ आ गई। जब बच्चे का बर्थ होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ बोन मैरो और लिवर, सॉरी बर्थ होने से पहले, बच्चे के बर्थ होने से पहले बोन मैरो और लिवर दोनों ही ब्लड बनाते हैं। 4 मंथ तक तो यहां था, 4 मंथ में यहां चले गए, बोन मैरो में चले गए, और 4 मंथ से लेकर 9 मंथ तक आपका बोन मैरो और लिवर दोनों ही क्या बनाएंगे, ब्लड सेल्स बनाएंगे। बट आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद लिवर भी आपका ब्लड नहीं बनाएगा। आफ्टर बर्थ सिर्फ ब्लड कहां बनेगा, इन द बोन मैरो, इन द बोन मैरो। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट अप टू बर्थ, बर्थ तक फ्रॉम 4th मंथ टू 9 मंथ ब्लड का फॉर्मेशन कहां होगा, इन द लिवर एंड बोन मैरो बोथ। बट आफ्टर बर्थ ब्लड का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, बोन मैरो में होगा। अब बोन मैरो क्या है, एक सॉफ्ट फैटी टिश्यू है। बोन मैरो क्या है, एक सॉफ्ट फैटी टिश्यू है। कहां प्रेजेंट होता है, इनसाइड द बोन, बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो एक्टिव होता है, ये ब्लड का फॉर्मेशन यही करता है। येलो बोन मैरो इनएक्टिव फॉर्म होती है। रेड बोन मैरो ही विद द एज विद द फैट डिपोजिशन येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। रेड बोन मैरो विद द एज एंड विद द फैट डिपोजिशन येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। येलो बोन मैरो इनएक्टिव होता है, ये ब्लड का फॉर्मेशन नहीं करता। जब बच्चा पैदा होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ उसके अंदर जितना भी बोन मैरो होता है वो रेड बोन मैरो ही होता है। बट विद द टाइम पास, विद द एज, दिस रेड बोन मैरो कन्वर्ट इन द येलो बोन मैरो विच बिकम इनएक्टिव, विच डू नॉट फॉर्म ब्लड। ठीक है, तो हमने आपको बताया विद एज रेड बोन मैरो इज कन्वर्टिंग इनटू येलो बोन मैरो। अराउंड एट द एज ऑफ 18 और 20, जब आप 18 से 20 साल की एज पे पहुंचते हैं तो कुछ सर्टेन बोन्स ही रह जाती हैं, उन्हीं के अंदर ये रेड बोन मैरो बचता है, बाकी सबके अंदर येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। एट द एज ऑफ 18 और 20 कुछ स्पेसिफिक बोन्स ही होती हैं, उनके अंदर ही रेड बोन मैरो बचता है। वो है एक्सियल स्केलेटन की मेम्ब्रेनस बोन्स लाइक स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, रेबस, स्टर्नम एंड सैक्रम। इन बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो बचता है। वो क्या करता है, हेमेटोपोइसिस करता है, ब्लड का फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ इन द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द ह्यूमरस एंड फीमर भी आपको क्या देखने को मिलता है, रेड बोन मैरो देखने को मिलता है, जो कि हेमेटोपोइसिस करता है। बाकी सारी बोन्स में रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ओके, बोन मैरो के बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि बोन मैरो के बारे में हम थोड़ा और बेसिक डिस्कशन करते हैं। बोन मैरो जो होता है वो बेसिकली सॉफ्ट फैटी टिश्यू होता है, और ये कहां पाया जाता है, बेसिकली मोस्ट ऑफ बोन्स में इन द सेंटर ऑफ द बोन्स पाया जाता है। बट इन द केस ऑफ लॉन्ग बोन्स के केस में जो बोन मैरो होता है वो साफ्ट में भी प्रेजेंट होता है और एंड्स पे भी प्रेजेंट होता है। बट साफ्ट में जो बोन मैरो प्रेजेंट होता है वो होता है येलो बोन मैरो, यानी कि इनएक्टिव वाला, और एंड्स में जो बोन मैरो प्रेजेंट होता है वो होता है रेड बोन मैरो, एक्टिव वाला। तो ब्लड सेल का फॉर्मेशन कौन सा करेगा, ये वाला करेगा, ये वाला नहीं करेगा। So basically there are 2 types of bone marrow, red bone marrow and yellow bone marrow। ठीक है, सिर्फ रेड बोन मैरो जो होता है वो हेमेटोपोइसिस करता है। अब हमको बोन मैरो की स्टडी करनी है तो बोन मैरो को हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बोन मैरो एस्पिरेशन या फिर बोन मैरो बायोप्सी। सो टू स्टडी हेमेटोपोइसिस इन द लैब हमको सैंपल लेना पड़ेगा, बोन मैरो का सैंपल लेना पड़ेगा। उसमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कैसे कैसे ब्लड सेल्स बन रही हैं, कैसे इसके अंदर ब्लड बन रहा है। मैं आपको बनता हुआ दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो बेसिकली वी डू बोन मैरो एस्पिरेट एंड बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो एस्पिरेट को बीएमए एंड इसको हम बोलते हैं बीएमबी। बोन मैरो एस्पिरेट में हम क्या करते हैं, एक लिक्विड सैंपल लेते हैं बोन मैरो से। बोन मैरो के अंदर हम एक निडल डालते हैं और उसको निडल को डाल के वहां से एक लिक्विड सैंपल एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो निडल यहाँ यूज होती है वो होती है सलार निडल या फिर क्लीमर निडल। दोनों में अंतर क्या है, सलार निडल में जो स्क्रू होगा वो साइड स्क्रू आपको देखने को मिलेगा, एंड क्लीमर निडल में जो आपको स्क्रू देखने को मिलेगा वो लॉन्गिट्यूडिनल स्क्रू देखने को मिलेगा। सो वी यूज सलार निडल एंड क्लीमर निडल टू एक्सट्रैक्ट बोन मैरो एस्पिरेट। वहीं बात करें बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो बायोप्सी में क्या करते हैं, हम एक टिश्यू लेते हैं, छोटा सा टिश्यू लेते हैं, स्मॉल सॉलिड कोर टिश्यू ऑफ द बोन मैरो। यहाँ लिक्विड सैंपल नहीं, हम पूरा बोन मैरो का टिश्यू लेते हैं, छोटा सा टिश्यू लेते हैं ऑफ द बोन मैरो। और इसके लिए जो हम निडल यूज करते हैं वो होती है जमशीदी निडल, जिसको हम और अदर टर्म्स में बोलते हैं ट्रेफाइन बायोप्सी निडल। ये टी शेप की एक निडल होती है। प्रीवियस टाइम्स में, अर्लियर टाइम में ये जो निडल होती थी वो ऐसी होती थी, और इसका जो हैंडल होता था, अपर हेड जो होता था, वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता था और ये रीयूजेबल होती थी। बट एट प्रेजेंट टाइम ये जो हेड होता है ये
प्लास्टिक का मिलके बना होता है और ये वन टाइम यूजेबल निडल होती है जो आप डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, हमको निडल पता चल गया। अब हम इसको एस्पिरेशन कहाँ से करेंगे, बॉडी के किस पार्ट से बोन मैरो को निकालेंगे। तो जो मोस्ट कॉमन साइट होती है बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए या बोन मैरो बायोप्सी के लिए वो होती है PSIS, दैट इज पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। जो आपके हिप्स में इलियक बोन होती है ना, वहां से, और इलियक बोन के भी पोस्टीरियर सुपीरियर वाले पार्ट से, यानी हिप के अंदर इंजेक्शन लगेगा। ठीक है, अब वहां ही क्यों लगा रहे हैं, इसी पोजीशन को क्यों चूज किया, इस पोजीशन को इसलिए चूज किया क्योंकि ये पोजीशन जो होती है ये हमें अच्छे अमाउंट में सेलुलर बोन मैरो देती है। अब देखो, बोन मैरो जो होता है उसमें प्रिंसिपली दो ही चीज मेनली ज्यादातर होती है, एक होती है सेल और एक होता है फैट। हमको सेल ज्यादा चाहिए, सेल का जो अच्छा खासा अमाउंट होता है, सेलुलर मैरो जो होता है वो हमें मिलता है इस रीजन से, इसलिए हमारा ये प्रिफर्ड साइट रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए ओबेस्ड इंडिविजुअल है, उसके हिप्स पे बहुत सारा फैट जमा हुआ है, तो उस केस में हम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को प्रेफर करते हैं फॉर द सैंपल कलेक्शन। मैंने आपको बताया बोन मैरो एस्पिरेशन कर रहे हैं तो आप लिक्विड एक्सट्रैक्शन करेंगे, और बायोप्सी अगर आप कर रहे हैं तो सॉलिड कोर लेंगे, थोड़ा सा सॉलिड टुकड़ा लेंगे किसका, बोन मैरो का टिश्यू लेंगे, स्मॉल वेरी स्मॉल। अगर चिल्ड्रन के बारे में बात करें, चिल्ड्रन के केस में BMB एंड BMA के लिए कौन सी साइट रहती है, तो चिल्ड्रन के केस में हम यूज करते हैं एंटीरियर सरफेस ऑफ टिबिया। देखो, बच्चा होगा तो उसका कई सारे बोन्स में आपको रेड बोन मैरो मिल जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल में तो वो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंडिविजुअल जो एडल्ट इंडिविजुअल होता है उसके बारे में सोचना पड़ता है ज्यादा। चिल्ड्रन के केस में तो हम एंटीरियर सरफेस ऑफ टिबिया, वहां से भी हम एस्पिरेट कर सकते हैं। प्रीवियसली स्टर्नम को बेस्ट साइट चूज किया जाता था फॉर द एक्सट्रैक्शन, बट क्योंकि आपको पता है स्टर्नम के पास लंग्स वगैरह होते हैं, आपने इंडेंट डाली, लंग्स वगैरह पंचर कर दिए, मार दिया बच्चे को, तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम स्टर्नम यूज नहीं करते हैं। अब वी यूज एंटीरियर सरफेस ऑफ टिबिया। ओके, चलिए प्रोसीजर करके देखते हैं कैसे सैंपल कलेक्ट करते हैं, क्या दिखता है। अब बात करते हैं BMA के बारे में, दैट इज बोन मैरो एस्पिरेट स्लाइड। तो स्लाइड हम कैसे बनाएंगे, हम एक सलाह निडल या क्लीमा निडल लेंगे और उसको पिन करेंगे पर्टिकुलर जो भी साइट है हमारी प्रेफर्ड साइट है वहां पे, और लिक्विड बोन मैरो एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इन द केस ऑफ BMA यहां पे क्या लेते हैं, लिक्विड सैंपल लेते हैं, लिक्विड बोन मैरो लेते हैं। अब जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है उसकी स्लाइड बनाएंगे। स्लाइड के लिए हम उसमें स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग करने के लिए जो स्टेन हम यूज करते हैं वो है रोमेनोवस्की स्टेन। इसके बारे में आगे डिटेल में बहुत बात करेंगे। ठीक है, तो हमने सैंपल निकाला, उसको स्लाइड पे डाला, उसके ऊपर स्टेनिंग की। स्टेनिंग करके हमने देखा कि जो बोन मैरो एस्पिरेट होता है उसमें आपको दिखता क्या है, तो बिल्कुल आपको ब्लड की तरह ही दिखता है। मैंने आपको बताया था ना कि बोन मैरो में ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है, तो जब आप वहां से निकालोगे तो वहां भी आपको ब्लड ही मिलेगा। तो जब आप उसको अंडर स्लाइड देखोगे तो आपको पता चलेगा इट लुक लाइक द पेरिफेरल स्मीयर। वो सैंपल जो आपने लिक्विड सैंपल निकाला था बोन मैरो के अंदर, वो बिल्कुल ब्लड स्मीयर की तरह ही था। और यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि बोन मैरो के अंदर क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, तो जो निकलेगा वो तो ब्लड ही निकलेगा ना। साथ ही साथ आपने जब इसको स्लाइड पे डाला तो आपने ब्लड आपको दिखा, साथ ही साथ क्या दिखे आपको, बोन मैरो पार्टिकल्स दिखे। तो ये जो आपको जो पर्पल कलर की स्लाइड जो दिख रही है ये बेसिकली इस स्टेन की वजह से दिख रही है। बाकी इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर ब्लड ही प्रेजेंट है, इसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्लड सेल्स प्रेजेंट है। उसके अलावा क्या प्रेजेंट है, बोन मैरो पार्टिकल प्रेजेंट है। इतनी बात समझ में आई आपको। चलिए, तो ये तो हमने बात करी BMA के बारे में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द BMB, दैट इज बोन मैरो बायोप्सी। अब बायोप्सी के केस में हम लिक्विड सैंपल नहीं लेते हैं, उससे लिक्विड एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, यूजिंग द जेमसेडी निडल हम क्या करते हैं, सॉलिड मास ऑफ बोन मैरो टिश्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो इन द केस ऑफ बायोप्सी वी एक्सट्रैक्ट द सॉलिड मास ऑफ द बोन मैरो टिश्यू। कितने साइज का, अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 सेंटीमीटर साइज का हमारे लिए इनफ रहता है। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको स्लाइड पे फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए हम यूज करेंगे 10% NBF। NBF इज न्यूट्रल बफर फॉर्मलिन। स्लाइड पर रखने के बाद हम उसके ऊपर डालेंगे 10 to 15% ऑफ EDTA। EDTA डाला जाता है डीकैल्सिफिकेशन के लिए। जो आपने सैंपल निकाला है वो बोन का ही तो पार्ट है, उसमें कैल्शियम तो प्रेजेंट होगा, और कैल्शियम की वजह से उसमें हार्डनेस होगी। सो टू सॉफ्टन द टिश्यू we remove the calcium, and to remove the calcium we use 10 to 15% of EDTA, which is calcium chelator. ओके, कैल्शियम निकल गया, टिश्यू सॉफ्ट हो गया, तो टिश्यू को प्रेस करेंगे, उसके अंदर पैराफिन की एमिडिन करेंगे, और उसके बाद हम उसको बहुत छोटे छोटे सेक्शंस में काट देंगे ताकि हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर लगा के क्लियरली एग्जामाइन कर सकें। वहां पे हम स्टेनिंग भी करेंगे ताकि हमें क्लियरली विजुअलाइज हो। स्टेनिंग के लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं H&E स्टेन, दैट इज हेमेटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन। हेमेटॉक्सिलिन आपको पता है ब्लू टू पर्पल कलर देता है, एंड ईओसिन गिव्स द पिंक टू द रेड कलर। हमने
स्लाइड को जब देखा तो जो रिजल्ट इंटरप्रिटेशन करेंगे वो हमको ये देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो पर्पल कलर की जो कॉलोनीज दिख रही हैं, बाउंड्रीज जो दिख रही हैं आपको, दिस रीजन जो आपको दिख रहा है ये वाला, दिस इज बेसिकली बोनी ट्रेबिकुलाई। तो आपको क्या दिखेगा उस स्मॉल कट में जो आपने माइक्रोस्कोप के अंदर लगाया है, आपको इस तरीके की जो गैलरीज दिखेंगी, दैट इज बोनी ट्रेबिकुलाई। इनके बीच में आपको दिखेगा फैट, दिस व्हाइट फैट, एंड फिर आपको पर्पल कलर की जो दिख रही है, दीज आर द सेल्स, बेसिकली दीज आर द ब्लड सेल्स, दीज आर ब्लड एंड ब्लड सेल्स। तो बेसिकली बोन मैरो के अंदर आपको दो ही चीज दिखती हैं, सेल्स और फैट। मेनली आपको क्या दिख रहा है, सेल्स एंड फैट। द व्हाइटिश कलर इज फैट एंड द रेस्ट आर द bluish purple are the cells. So marrow basically contain two main component, that is cells and fat. Okay, अगर ये बच्चे का सैंपल है, in the case of child 75% are the cells and 25% is the fat. In the case of adult there are 50% of cells and 50% of fat, then ratio is 1:1. And in case of the old person there is 25% of the cells and 75% of the fat. यहां से क्या एग्जामाइन कर रहे हैं आप, जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, सेल कम होती जा रही है और फैट बढ़ता चला जा रहा है। तो विद द एज फैट इंक्रीज एंड सेल्स डिक्रीज, विद द एज फैट इंक्रीज एंड सेल डिक्रीज। इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है कि सर पर्टिकुलर, ये तो आपने बोल दिया चाइल्ड, एडल्ट, ओल्ड, अगर मैं पर्टिकुलर एज दूं तो उस पर्टिकुलर एज में कैसे निकालेंगे? तो उस पर्टिकुलर एज में परसेंट ऑफ सेल्स निकाल का जो फॉर्मूला है वो है 100 माइनस ईच। जैसे अगर मान लीजिए किसी पर्सन की एज 60 है तो उसके अंदर कितने परसेंट ऑफ सेल्स रहेंगी, तो दैट इज 100 माइनस 60, दैट इज 40। रेस्ट क्या होगा, फैट, क्योंकि दो ही तो चीजें हैं, सेल एंड फैट। इतनी बात की डील है। तो किसी भी पर्टिकुलर एज में मान लीजिए इस पर्सन की जो एज थी वो 40% थी, 40 थी, तो 40 अगर एज थी तो कितने परसेंट सेल होंगी, 60% सेल होंगी, 40% फैट होगा। So this is the formula to find out the percentage of the cell in particular age group. Is it clear to you? अब ये कौन सी सेल्स हैं, ये बोन मैरो के अंदर किस सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं और इन सेल्स से ब्लड कैसे बन रहा है, तो वो सारी चीजें हम अब नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली मैं आपको बोन मैरो दिखा रहा हूं, बोन मैरो के अंदर कौन कौन सी सेल्स हैं वो दिखाने वाला हूं, और बोन मैरो के अंदर ये सेल्स कैसे ब्लड बनाती हैं वो भी दिखाने जा रहा हूं। So basically we are going to discuss about cells in the bone marrow and how these cells are doing hematopoiesis in the bone marrow, how these cells are doing how these cells are forming the blood in the bone marrow. Is it clear to you? ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको तो हल्का सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको क्लियरली विजुअलाइज हो जाए। तो हमारा जो बोन मैरो होता है उसमें कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। इन स्टेम सेल्स के पास कुछ स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, दे कैन गिव राइज टू द डाइवर्स टाइप्स ऑफ सेल्स। सो इन द बोन मैरो दीज प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में प्रेजेंट थी, दे डिफरेंशिएट इनटू द कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स एंड दे डिफरेंशिएट इनटू द कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। रिपीट अगेन, हमारे बोन मैरो में प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं, दे डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू द कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स एंड कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स, इनका नाम में ही क्या आ रहा है, लिम्फोइड, तो क्या बनाएंगी, लिम्फोसाइट्स बनाएंगी। तो हमारी जो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स होती हैं उनको कौन बनाता है, दिस ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स। बी एंड टी लिम्फोसाइट के अलावा जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं, वेदर इट इज आरबीसी, वेदर इट इज प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी में जो भी बाकी बच गई हैं, लाइक मोनोसाइट्स हुई, लाइक एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, जितनी भी सेल्स होती हैं, ब्लड की रेस्ट ऑफ द ऑल सेल्स विल बी मेड बाय द दिस कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। ओके, सो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स ने बनाया कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स जो बनाएंगी बी एंड टी लिम्फोसाइट्स एंड द नेचुरल किलर सेल्स। उसके अलावा जितनी भी ब्लड सेल्स हैं वो सारी बनाएंगी कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स अगेन डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू द कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट, and these colony forming blastocytes again divide and differentiate into the colony forming unit erythrocytes, colony forming unit granulocyte monocyte and the colony forming unit megakaryocyte. Okay, these colony forming megakaryocyte divide
and differentiate to form megakaryocytes, and these megakaryocytes undergoes several division and differentiation, and they ultimately form the platelets. So here there is the platelet formation in your bone marrow. आपको दिखा प्लेटलेट कैसे बन रहा है आपके बोन मैरो में. Now this another group that we is calling colony forming unit granulocyte monocyte, these group divide and differentiate into the two other groups that is called monoblast and the myeloblast. These monoblast cells again differentiate into the pre-monocyte, which undergoes other many stages and ultimately form the monocytes. Clear है? After that, these myeloblasts will differentiate into the pre-myeloblasts. These myeloblasts differentiate into the pre-myelocytes, and these pre-myelocytes again differentiate into the neutrophil myelocyte, eosinophil myelocyte, and the basophil myelocyte. This neutrophil myelocyte gives rise to the neutrophil. These eosinophil myelocyte give rise to the eosinophil, and this basophil myelocyte give rise to the basophil. Okay. Now, last, that is colony forming unit erythrocytes. They will give rise to the proerythrocytes. Proerythrocytes give rise to the early normoblast, then intermediate normoblast, then late normoblast, then they give rise to the reticulocytes, and reticulocyte ultimate form the mature RBC. So this is how your all blood cells forms in your bone marrow. इसलिए जब आपने BMA लिया था, बोन मैरो एस्पिरेशन किया था, तो क्या निकल के आएगा? यही सेल्स बन रही है तो यही निकल के आएंगी ना. क्या आपने सारी ब्लड सेल बनते हुए देखा? आपकी बॉडी में ब्लड सेल्स कौन सी हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. तो यहां से स्टार्ट करते हैं. प्लेटलेट्स के बारे में बात करिए तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो मेगा कैरियोसाइट्स थी, उन्होंने पहले प्लेटलेट्स बना दी. आरबीसी की बात करिए तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स थी, उन्होंने आरबीसी बना दी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइसिस. बच्चा डब्ल्यूबीसी. डब्ल्यूबीसी में जितनी भी लिम्फोसाइट्स थी उनको बनाया कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स ने, एंड रेस्ट ऑफ द सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द दिस कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट granulocyte monocyte. So this is how hematopoiesis takes place in your bone marrow. जो हम बात कर रहे थे 12% ऑफ द सेल, वो यही सेल्स हैं, यही सेल्स हैं बोन मैरो के अंदर. बोन मैरो के अंदर डिसऑर्डर कभी होता है ना, तो इन्हीं सेल्स का काउंट इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है. लाइक सपोज ड्यू टू एनी कॉज अगर ये आरबीसी का काउंट एक्सट्रीमली बढ़ जाए, that is polycythemia disease, and RBC का काउंट डिक्रीज हो जाए, that is erythropenia और एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया. या ऐसा भी हो सकता है कि जो प्लेटलेट्स का काउंट है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए, थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइथीमिया, या फिर बहुत कम हो जाए, that is थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. WBC का काउंट अमाउंट बढ़ जाए बहुत ज्यादा, ल्यूकेमिया, and WBC का काउंट abnormally कम हो जाए, ल्यूकोसाइटोपिनिया. So these all disorders are due to the increase or decrease in the number of these blood cells. Okay. So the formula that we have studied, that percent of the cell is equal to 100 minus is, these cells are above those cells that we have studied. Okay. चलो एक केस प्रेजेंटेशन करते हैं. एक पर्सन आपके सामने आता है, उस पर्सन का आपने क्या किया? बोन मैरो एस्पिरेशन किया, BMA किया आपने, and in the BMA you have found that he has 10% the cell. तो फिर आप उस पर्सन की एज चेक करोगे. इफ दैट पर्सन इज 85 और 90 ईयर ओल्ड, तो आप इस फॉर्मूले को लगाओ, उसकी एज 90 रखो, 10%, फिर तो ठीक है, उसके अंदर इतनी ब्लड सेल्स होनी चाहिए एज पर हिज एज. लेकिन अगर आपने एज देखा, बंदे की एज 22 ईयर्स ओल्ड है, स्टिल ही इज हैविंग 10%. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला he must having 78% blood cells, but he is having 10%. So what is this? This is the abnormality, and this case is of the hypocellular. The bone marrow is hypocellular. Hypo means come, less cells. Okay, because I told you, I can give you a normal generalization कि जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है तो सारा रेड बोन मैरो होता है, तो सेल 100% होती है. एक एडल्ट है 20 से 25 एज का, तो उसके अंदर जो होना चाहिए 40 to 70% सेल होनी चाहिए. एल्डरली ग्रेटर देन 70 है तो 20 to 40% सेल्स होनी चाहिए. फॉर्मूला वही है, 100 माइनस एज. ठीक है, आप इस फॉर्मूले को लगाइए एंड द परसेंट ऑफ सेल चेक करिए. 3 केस हो सकते हैं जब आप चेक करेंगे. या तो जितनी सेल्स उसके अंदर होनी चाहिए उतनी मिलेंगी, दैट इज नॉर्मोसेल्युलर बोन मैरो.
या फिर ऐसा हो सकता है जितना होना चाहिए उससे ज्यादा निकल के आ रही है, दैट इज हाइपरसेल्यूलर बोन मैरो। और या ऐसा हो सकता है कि जितनी सेल्स उसके अंदर होनी चाहिए उससे कम सेल्स निकल के आ रही है, दैट इज हाइपोसेल्यूलर बोन मैरो। अच्छा, ये कब होता है? अगर नॉर्मल सेल्स निकल के आ रही हैं, यानी पर्सन का बोन मैरो जो है वो हेल्दी है, पर्सन को कोई डिसीज नहीं है। लेकिन अगर देयर इज द केस ऑफ हाइपोसेल्यूलर बोन मैरो, जो अभी हमने देखा कि 22 साल का बंदा है, होना चाहिए इतना सेल, बट निकल के आ रहा है 10%, देन व्हाट इज मे बी द पॉसिबल कॉज? सो द पॉसिबल कॉज इज द एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया यानी उस बंदे के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं वो नहीं बन रही हैं ड्यू टू द एनी एबनॉर्मलिटी इन द एबव केस। यहां किसी सेल में दिक्कत होगी, यहां अगर मान लीजिए इस ग्रुप में दिक्कत हो रही है तो आरबीसी पे इंपैक्ट करेगा, इस ग्रुप में दिक्कत हो रही है तो डब्ल्यूबीसी पे इंपैक्ट पड़ेगा, इस ग्रुप में दिक्कत हो रही है तो प्लेटलेट्स पे इंपैक्ट पड़ेगा। आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कौन सा एनीमिया, कौन सी डिसीज कब होगी, ठीक है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर इस ग्रुप में दिक्कत हो रही है तो यहां पे इफेक्ट पड़ेगा। आर यू क्लियरली अंडरस्टैंड इट? So if a person is having hypercellular bone marrow, the conditions may be aplastic anemia, कीमोथेरेपी इफेक्ट, उस पर्सन की, उस बंदे की कीमोथेरेपी हुई हो जिसकी वजह से उसका बोन मैरो अफेक्ट हुआ हो, रेडिएशंस का एक्सपोजर हुआ हो, या फिर बोन मैरो के अंदर फेलियर सिंड्रोम आया हो, बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम रहा हो। दिस मे बी द रीजन ऑफ हाइपोसेल्युलर बोन मैरो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सेल का अमाउंट ज्यादा है। हाइपोसेल्युलर बोन मैरो, द पॉसिबल कॉज इज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, myeloproliferative syndromes like polycythemia, increase in the RBC, thrombocytopenia, thrombocythemia, increase in the platelets, and the leukemia, increase in the WBC। अब ये सब इंक्रीज कब हुए होंगे? तो वापस ऊपर जाओ, इंक्रीज तब हुए होंगे ना जब यहां कोई दिक्कत आया होगा, इन दिस, यहां कोई दिक्कत आई होगी तभी तो इनके नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हुए। ओके, तो दिस मे बी डिसीज ऑफ द हाइपोसेल्युलर एंड हाइपोसेल्युलर। ओके, एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं ड्राई टैप। ड्राई टैप का क्या मतलब होता है? देखो, जब भी हमें बोन रिलेटेड स्टडी करनी होती है, वी डू बोथ बीएमए एंड बीएमबी। बट कभी कभी ऐसा दिखता है हमको कि जब हम बीएमए करते हैं तो हमको कुछ नहीं मिलता। सिरिंज आपने डाली, आपको लिक्विड सैंपल निकालना था, बट निकल के कुछ नहीं आया, ओनली एयर, नो ब्लड, नथिंग। दिस कंडीशन इज नोन एज ड्राई टैप। द पॉसिबल कॉज मे बी कि बोन मैरो के अंदर कोई भी लिक्विड चीज ना हो। Bone marrow is dried, bone marrow is converted into the yellow bone marrow. There is no red bone marrow there. The possible cause of the possible causes: aplastic anemia, myelofibrosis, hairy cell leukemia, AML, M7, and the myelophytic anemia. These may be the causes of the dry tap. कि आपने इंजेक्शन डाला, बोन मैरो एस्पिरेशन किया, बट देयर इज ओनली हियर नथिंग दैट। माइलोफिथिक एनीमिया क्या होता है? ऐसी कंडीशन जिसमें बोन मैरो में कुछ एम्बेडेड हो जाता है, लाइक किसी बॉडी के किसी पार्ट का कैंसर था, वहां की कैंसर सेल्स जाके बोन मैरो में जाके स्टेब्लिश कर गई। या फिर टीबी, द टीबी हैज पासन इनटू द बोन मैरो। सो दिस मे बी द कॉजेज ऑफ द ड्राई टैप। ओके, once I want to revise the stains that we have used in the BMA and BMB. In the case of peripheral smear or blood smear and the BMA, I told you that we use Romanowski stain. Romanowski stain is a family of stain. इसमें बहुत सारे स्टेन्स आते हैं, जीसमा स्टेन, लीसमान स्टेन, राइट स्टेन, जेनर स्टेन एंड फील्ड स्टेन। बहुत सारे स्टेन आते हैं इसमें। Mostly that we use is the जीसमा स्टेन and the लीसमान स्टेन for the liquid cases. Because BMA में क्या होता है, हमारा लिक्विड सैंपल होता है, ठीक है। अब ये जो जीसमा स्टेन और लीसमान स्टेन होते हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कंपोजिशन क्या होता है? EOCN Y of the pink color and the methylene blue, that is, or azure B, that is blue color. EOCN is pink color and the methylene blue is blue color. इसका यूज करके जब आप स्टेनिंग करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आपको जो टिनी डॉट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, दिस टिनी डॉट्स, दिस आर प्लेटलेट्स। जो आपको ये दिख रहे हैं, ये क्या है? आरबीसी है, दिस आर आरबीसी। नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स आर द आरबीसी, tiny dots, platelets, and the nucleated cells are the WBC. The pH of Romanowski stain we used to keep 6.8, and for the malaria test we keep the pH 7.2. तो ये तो हमने बात करी about BMA के बारे में and the blood smear के बारे में. If we talk about the BMB biopsy, we use H&E stain, that is hematoxylin and eosin stain. Hematoxylin is blue and the eosin is pink. So this was all about the basic of hematology and bone marrow. Thank you and have a nice day.